हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल द केमिकोफिलिक। क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग वैद्युत रसायन भी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ले लीजिए, उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, एमसीक्यू वगैरह हो, आपको क्वेश्चंस इससे जरूर मिलेंगे। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। शॉर्ट में अगर समझें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सिर्फ एक रिलेशन पढ़नी है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। आपने एक टर्म 11th क्लास में पढ़ रखा है, रेडॉक्स रिएक्शन। उस चीज का यहाँ पे बहुत ही यूज है। तो रेडॉक्स रिएक्शन आपको मालूम है कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब स्पॉन्टेनियसली अकर होता है, दोनों एक साथ प्रोसेस होंगे, तो ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ऐसी रिएक्शंस का हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी रिएक्शन की, मतलब किसी रिएक्शन की जो एनर्जी है, मतलब जिसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है कि आप किसी बैटरी की हेल्प से किसी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो यही दो चीज़ें हमको पढ़नी है यहाँ पे। बेसिकली ये जो चैप्टर है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और 3 पार्ट्स में हम लोग को, 3 पार्ट्स नहीं, आप 4 पार्ट्स कह सकते हैं, तो उनको हम लोग अलग अलग लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले बात करें कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर केमिकल को वाइस वर्सा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक डिवाइस की ज़रूरत होगी। तो उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ये वो डिवाइस है जिससे हम लोग ये काम करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो अब 2 चीजें हो गई, 2 तरह की डिवाइस होंगी हमारे पास। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की। पहला ये हो गया हमारे पास जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, या फिर इसका एक और नाम है वोल्टाइक सेल। हिंदी में भी हम लोग समझेंगे साथ साथ। गैल्वेनिक को गैल्वेनी ही बोलते हैं, गैल्वेनी सेल, और वोल्टाइक को वोल्टी सेल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो और ये डिवाइस हो गई हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब उल्टा इसका है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करवाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा सेल है ये? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो बस यही 2 सेल्स हैं हमारे पास, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। गैल्वेनिक सेल्स या वोल्टाइक सेल्स, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, और इसको तो गैल्वेनी सेल ही बोलते हैं, वोल्टी सेल ही बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसमें हम लोग 2 तरह की सेल्स, गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर इसके बाद बात की जाएगा थोड़ा सा और डिटेल में, तो गैल्वेनिक सेल को भी हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक होती है जो हमें पढ़नी है, एक होती है जिसको बोलते हैं केमिकल सेल, रासायनिक सेल,
और दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये दो चीज़ें हैं। ये आपको क्लास 12 में उतना नहीं पूछता है जितना आपको ये केमिकल सेल, जिसको हम लोग सिंपली गैल्वेनिक सेल ही बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इस केमिकल सेल का काम क्या है? इसका काम भी यही है कि केमिकल एनर्जी का यूज़ करके, केमिकल एनर्जी का यूज़ करके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा। लेकिन यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, मतलब जो द्रव्य होता है या जो भी आप केमिकल्स ले रहे हैं उनका ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, द प्रोसेस अकर्स विद द ट्रांसफर ऑफ मैटर, मतलब यहाँ पे जो स्पीशीज हैं उसमें इधर उधर ट्रांसफर होगा आपके एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, काम यही है उसका कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करेगी, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करेगी, लेकिन इसमें मैटर का डिस्प्लेसमेंट इधर उधर नहीं होगा, सिर्फ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो करेगा इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग अलग अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो पहला तो हमारा यही हो गया, जो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मतलब वैद्युत अपघटनी सेल का हम लोग एक यूज पढ़ेंगे एक तरीके से। वैद्युत अपघटनी सेल क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जो जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा पोर्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो उसी का ये थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है कि इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वैद्युत क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलेंगे इसको अगर हम देखें तो वैद्युत अपघटन बोलते हैं इसको, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, जैसे वहां पे लिखा हुआ है। तो वैद्युत अपघटन क्या होता है और किस सेल में होता है, ये चीज हम लोग इसमें इस पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब ये इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। तीसरा हो गया, तीसरा पार्ट जो हमारा है जिसमें हम लोग गैल्वेनिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टाइक सेल, मतलब ये वाला पोर्शन गैल्वेनिक सेल वाला। और चौथा है हमारा जिसमें हम लोग बैटरीज वगैरह पढ़ेंगे, बैटरीज, कोरोजन, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, ठीक है। फ्यूल सेल, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन न्यूमेरिकल आपको इसमें मिलेगा इन 3 पोर्शंस में, और बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको मिलेंगे ये। तो ये बेसिकली 4 पार्ट हैं हमारे इस चैप्टर के। पहले में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मतलब जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। और उसका यूज़ एप्लीकेशन वाला पार्ट ये हो गया कि उस जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वैद्युत अपघटनी सेल की हेल्प से। तीसरा हम लोग गैल्वेनिक सेल्स, वोल्टाइक सेल पढ़ेंगे। और चौथा हमारा ये थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, बैटरीज, कोरोजन या फ्यूल सेल वगैरह, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो फर्स्ट पोर्शन है इस लेक्चर में, जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो होते हैं
हिंदी में बोले तो ये हमारा वैद्युत अपघटनी चालकत्व है। चालकत्व, चालकता आपने पढ़ी होगी, इसको बोलते हैं चालकत्व। वैद्युत वैद्युत अपघटनी चालकत्व या फिर वैद्युत अपघट्य, अपघट्य बोला जाता है इनको। क्या बोलता है? वैद्युत अपघट्य हिंदी में। वैद्युत अपघट्य, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बारे में बात करें तो हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। एक होता है कंडक्टर, क्या होता है? कंडक्टर। और दूसरा होता है इंसुलेटर। सबको मालूम है कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं सुचालक, सुचालक, और इंसुलेटर को हम लोग बोलते हैं कुचालक। ठीक है, आप सभी को मालूम है सुचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं। सुचालक मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अपने अंदर से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का चालन अपने आप करते हैं और बिना किसी दिक्कत के। दिक्कत मतलब आप कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी का चालन होता है, कंडक्शन होगा, इसमें नहीं होगा या बिल्कुल जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स बेसिकली हमारे पास, हमको इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ही नहीं करते हैं तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। तो कंडक्टर्स के लिए हम लोग बात करें अगर, तो सबसे पहला हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, मतलब वैद्युत अपघटनी वाले जो चालक हैं। ठीक, वैद्युत अपघटनी सेल वाले जो चालक हैं या वैद्युत अपघट्य हैं जो, और इसको हम लोग बोलेंगे मेटालिक, मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स मतलब जो हमारे धातु होते हैं, धात्विक सुचालक जो होते हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सुचालक, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो अब चूंकि स्टार्टिंग है चैप्टर की तो थोड़ा बहुत इन सब का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, इसलिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब हो गया हमारे पास, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, अभी हमने बताया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल में आपको ये मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। वैद्युत अपघट्य बोलते हैं इनको, और ये तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है या फिर धात्विक सुचालक है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, दोनों ही अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। मान लीजिए ये है कंडक्टर, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा लेकिन इसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा, मतलब इसका कोई ये नहीं कि ये टूट फूट जाएगा या किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये होगा, ये जब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का पास पैसेज करेगा तो इसकी शक्ल बदल जाएगी, ये जो था ये वो नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा। मतलब ये अपना अपघटन करेगा लेकिन ये अपना अपघटन नहीं करेगा। ये सिर्फ एक मेजर सा डिफरेंस है। अब चूंकि नाम से ही पता चल रहा है वैद्युत अपघट्य है, इसलिए ये अपघटन अपना करता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? नो डिकम्पोजिशन, नो डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन नहीं होगा, टेक्स प्लेस। नो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस while the passage of electricity, because here only flow of electrons takes place। केवल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इन वालों में जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं। मेटालिक कंडक्टर के एग्जांपल अगर आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल, तो जैसे आपके जितने भी सारे मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, धातु हैं जितने भी, और ग्रेफाइट हो गया मान लीजिए, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, कुछ मिनरल्स भी हैं ऐसे,
जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो धातु हो गए या ग्रेफाइट आप जानते ही होंगे, ये मिनरल्स हो गए, इनके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इनका कोई चेंज नहीं होता इसमें। जैसे ये रॉड है अगर लोहे की, तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ और बन जाएगा, रॉड रहेगी ना लोहे की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हेयर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। डिकम्पोजिशन अकर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो मिलेगा ही, लेकिन आयंस का फ्लो ऑफ आयंस, मतलब यहाँ पे अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देखते हैं तो जैसे यहाँ से यहाँ तक जो करंट जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट ले जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, एक कैरियर होता है। क्या होता है? कैरियर, वाहक, कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को कौन ले गया। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर वो आयन होगा, ठीक है, या फिर कोई और पार्टिकल ऐसा जिसको हम लोग पॉजिटिव पार्टिकल, होल वगैरह भी बोलते हैं। तो वो जो वाहक होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि उस चीज़ का डिकम्पोजिशन होगा या कन्वर्जन होगा किसी और में या नहीं होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आयंस का फ्लो होता है। आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो रही है। इलेक्ट्रॉन तो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन के अंदर नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा सोल्यूशन के बाहर। लेकिन सोल्यूशन के अंदर कौन करेगा? आयंस करेंगे, इसलिए इसका चेंज हो जाता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होगा। अब हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, वैद्युत अपघट्य के बारे में। तो अब इतना समझ में आ गया कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। वैद्युत अपघट्य वो पदार्थ हैं, वो सब्सटेंस हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने देते हैं बाय यूजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। और अगर देखा जाए फर्दर, सबने सुना होगा, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। हिंदी में अगर बोलें तो इसको बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, और ये है प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, ठीक है। अब आपको ये पता हो गया कि ये कितने टाइप का है? दो टाइप का है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक छोटा सा पिक्चर दिमाग में बनाते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास एक चैम्बर है कह लीजिए, ठीक है, जिसमें हमने एक सोल्यूशन ले रखा है, जिस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इसमें मिला दिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका सोल्यूशन, जिसका विलयन, जिसका द्रवित रूप या मोल्टेन फॉर्म या फ्यूज्ड फॉर्म क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बाय यूजिंग द फ्लो ऑफ आयंस, ठीक। अब इसमें क्या होंगे? दो वायर आप डालते हो, सिंपल भाषा में अगर बोलें तो वायर बोलते हैं, ठीक। और अगर हम लोग थोड़ा सा ये देखें कि प्लेट वगैरह है तो इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, अभी बताएंगे बाद में क्या है। तो इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक टर्म बस हम लोग समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे हमने क्या लगा दी? एक बैटरी। बैटरी लग गई और इसमें एक सोल्यूशन भर दिया है मैंने, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट। एक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरह की एक सेल होगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। हिंदी में भी इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स, है ना, एनोड कैथोड, वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स का काम ये है कि वो आयंस का फ्लो फटाफट करवाएं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो जाए, ठीक। वो करते कैसा है? वो अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट आपने मिलाया कोई भी, जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl आपने इसमें पानी में मिला दिया, तो पानी मिलाने के बाद क्या होगा? ये Na+ आयंस अलग हो जाएंगे और Cl- आयंस अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी। जैसे ये बैटरी है, तो बैटरी जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से करंट आएगा, करंट यहाँ तक तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए करंट की बात ना करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जाएगा कैथोड से
और यहाँ पे आएगा, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस रॉड तक, ये मेटल की रॉड है जिसको इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, लेकिन पानी में थोड़ी कूद जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ से इस पॉइंट तक जाने के लिए, तभी तो सर्किट पूरा होगा, यहाँ से इस पॉइंट तक जाने के लिए यहाँ पे कौन काम करेगा? आयंस। कौन ले जाएगा? ये अपना काम किसको दे देगा? आयन को, और ये अपना इधर से इधर घूम के, तो यहाँ पे सोल्यूशन में बहुत सारे आयन हैं, केवल हमने 2 ही बनाए हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे आयन्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आयन्स, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन करवाएंगे और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फिर दे देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन घूमेगा और सोल्यूशन में आयन्स अपना काम करेंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो बहुत सारे आयन्स पैदा करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत आसान बना देंगे। मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाए, बहुत आसानी से अपने आयन्स में टूट जाए। अब ऐसा ना हो कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइट मिला तो दिया, वैद्युत अपघट्य मिला दिया पानी में, लेकिन वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, या पूर्ण आयनित ही नहीं हो रहा है, टूट ही नहीं रहा है। तो क्या मतलब है? अगर टूटेगा नहीं NaCl तो प्लस और माइनस कैसे बनेंगे, और प्लस माइनस नहीं बनेंगे तो वहां से यहां आएगा कैसे, ठीक। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंप्लीटली आयनाइज्ड। कंप्लीटली आयनाइज्ड। तो ये कौन से हो गए? ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। लेकिन ये यहां पे क्या होंगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्य, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ठीक है। पूरी तरह से नहीं आयनित होंगे, थोड़े बहुत, मतलब ऐसा होगा कि टूटेगा नहीं, कुछ आयंस बनेंगे कुछ आयंस नहीं बनेंगे। तो नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, ठीक। आप समझिएगा। एक टर्म और होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब हिंदी में होता है टूटना। डिसोसिएट करना मतलब ब्रेक होना, टूटना, आयनित होना, ठीक। और डिग्री का मतलब होता है मात्रा। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की टूटने की मात्रा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, अगर कम है तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। जैसे मान लीजिए किसी एसिड के बारे में बात करें हम लोग, अम्ल, तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं? जैसे मान लीजिए HCl है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हमारे पास, H2SO4। कुछ बेस देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गए NaOH, KOH या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। इनको पानी में डालोगे फटाफट ब्रेक हो जाएंगे, खूब सारे आयन दे देंगे, और आयन दे देंगे मतलब ये हो गया कि आपका कंडक्शन फटाफट होने लगेगा, और जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब एसिड हो गया, बेस हो गया। कुछ सॉल्ट्स देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए NaCl ले लिया, KCl ले लिया, है ना, अमोनियम नाइट्रेट ले लिया। ये सारे क्या है? ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? आप पानी में डालेंगे तुरंत ये घुल जाएंगे और बहुत सारे आयंस बना देंगे। आयंस बनाने के बाद क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बहुत आसानी से करवाएंगे। ये हो गया बेरियम क्लोराइड, एक और लिख लीजिए, है ना। तो ये सारे हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनको पानी में डालेंगे, इनको याद भी कर लीजिएगा आप, ठीक। सेम चीज यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से? जैसे मान लीजिए कोई एसिड है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिडिक हैं और वीक हैं? जैसे HCN हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड, और मान लीजिए बोरिक एसिड H3PO3, या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH। ये क्या है? वीक है। इनको पानी में डालोगे ये नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा। बेसिस में देख लेते हैं, अगर बेस में जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही वीक बेस है, CuOH होल ट्वाइस, इस तरह के। ये क्या करेंगे? आयंस देंगे ही नहीं। सॉल्ट्स देख लेते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया HgCl2,
बहुत कम डिसोसिएट होगा, टूटेगा ही नहीं। लेड एसीटेट, इसका प्रैक्टिकल आप करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, स्कूल में आपको कराया भी जाएगा, देखिएगा पानी में डालेंगे तो घुलवे नहीं करेगा, पड़ा रहेगा वाइट वाइट, बहुत गर्म वरम करेंगे तो भले ही हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमको क्या करना है, हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कुछ याद रखने हैं, वीक भी याद रखने हैं, और इनका काम तो हम लोग अभी देखेंगे। बस ये समझ में आ गया आपको कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मतलब वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ठीक है। वह फिर से समझा देते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब कैसे इसमें चालन होगा इस सॉल्यूशन में, उसको हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो दो तरह के सब्सटेंस बताए हमने, कंडक्टर्स और इंसुलेटर, सुचालक और कुचालक, ठीक है। और सुचालक होते हैं दो टाइप के, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब ये वैद्युत अपघट्य वाले जो सोल्यूशन में हम लोग बनाएंगे, और मेटालिक मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे धातु वातु होते हैं जो हैं, तो ये धातु, ग्रेफाइट या ये सब चीज़ें। इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी फ्लो ऑफ आयंस है, और यहाँ पे कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, चीज़ें डिकम्पोज हो जाएंगी। डिकम्पोज हो जाएंगे मतलब जो आपने मान लीजिए NaCl लिया है, NaCl तो Na+ और Cl- के फॉर्म में है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये Na+ और Cl- बना रहेगा, बिल्कुल नहीं, ये बदल जाएगा। यहाँ बदलेगा, यहाँ नहीं बदलेगा, ठीक। तो इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है इसके बारे में, वैद्युत अपघट्य के बारे में। दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से के लिए पूरी तरह से घुल जाएंगे, आयन दे देंगे, बहुत सारे आयन दिए, और ये आयन नहीं देंगे, ठीक। आयन कम देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कम होगा, और ये आयन ज़्यादा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। अब देखिए, इसके बाद हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ज़रूरी हैं कि कंडक्शन स्लो होगा या हाई होगा, ठीक है। तो वो हम लोग फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, जिस पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस तरह होगा हम लोग बताएंगे अभी इसको। अब आप समझिए ध्यान से। तो ये क्या था, ये इलेक्ट्रोड था। अब यहां पे हम लोग समझने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग यही सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे जो कंडक्शन है उसकी जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगी। तो पहला तो यही हो गया कि जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो वैद्युत अपघट्य हमने लिया है वो किस तरह का है, मतलब वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, ठीक है, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। तो अभी हमने बताया इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्य है, तो कंडक्शन बहुत हाई होगा, और अगर वीक है तो कंडक्शन बहुत ही लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको हाई कंडक्शन और यहाँ पे लो कंडक्शन, ये आपको मालूम है, पहचानेंगे आप, ठीक। देख के नहीं, याद रखना पड़ेगा आपको कि कौन से स्ट्रांग है और कौन से वीक है, याद करना पड़ेगा, ठीक। पहला तो यही हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास साइज ऑफ आयंस, ठीक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कभी कभी इसका बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, LiCl और NaCl, ठीक है, सपोज।
अब इन दोनों को हमने अलग अलग पानी में डाला, एक में बनाया, एक में NaCl डाल दिया, मान लीजिए ऐसा एक और है उसमें LiCl डाला है। अब हमें जानना है सेम अमाउंट है, NaCl जितना डाला है इसमें उतना ही दूसरे में LiCl भी डाला है। अब किस में करंट जल्दी फ्लो होगा या ज़्यादा फ्लो होगा, ऐसा कर दीजिए। तो LiCl में क्या है, जो आयन है हमारे पास कौन सा है, Li प्लस है और Cl माइनस है, और यहाँ पे कौन सा है, Na प्लस है और Cl माइनस है। तो लिथियम आयन ये तो कॉमन है, इसको छोड़ देते हैं, इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, कैसे पता करें डिफरेंस, इस पर डिपेंड करेगा। तो लिथियम आयन और सोडियम आयन हमारा जो पानी में डिजॉल्व है, पानी में डिजॉल्व हो रखा है, तो क्या होगा, लिथियम आयन छोटा है साइज में और सोडियम आयन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में P ब्लॉक में पढ़ा होगा, सॉरी S ब्लॉक में, ठीक, कि लिथियम छोटा है, सोडियम बड़ा है। तो जो छोटे आयन होते हैं, आपको मालूम है, आपने पढ़ रखा है, उनका सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होता है। सॉल्वेशन का मतलब ये होता है जब इसको पानी में डालोगे तो पानी में जो आयन्स हैं, जैसे हमारे पास पानी है तो ये H2O कुछ इस तरह से रहता है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे क्या होगा, इसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में घेरेंगे और एक छोटा सा टेम्परेरी सा अट्रैक्शन बनाएंगे। तो जो छोटा आयन होता है, ऐसे समझ लीजिए, जो छोटा आयन होता है उसके किनारे बहुत सारे आयन्स लग सकते हैं, छोटा आयन, ठीक, क्योंकि उसकी चार्ज टू साइज रेशियो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। साइज छोटा है, चार्ज बड़ा है, तो इसके बहुत सारे नेगेटिव आयन्स इसके किनारे किनारे आ सकते हैं। लेकिन चूंकि इसका साइज बड़ा है तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको नहीं घेर पाएंगे। मान लीजिए 3, 4, 5 हो गए, वाटर मॉलिक्यूल ने इसको घेरा है, लेकिन उतना नहीं घेरा जितना यहाँ पे घेर रखा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा चार्ज टू साइज रेशियो है कि वाटर मॉलिक्यूल ने इसको घेर रखा है। घेरने के बाद क्या होगा, ये बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, मतलब बड़े आयन में कन्वर्ट हो गया। छोटा सा आयन था, वाटर मॉलिक्यूल साथ में लगे हुए हैं, जहाँ भी जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल साथ में जा रहे हैं, बड़े बड़े खूब ज़्यादा अमाउंट में, एक बड़ा आयन बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक आयन बना, लेकिन ये छोटा आयन बना। पहले क्या था, पहले ये छोटा था, ये बड़ा था, लेकिन जब पानी में आ गया, सॉल्वेट हो गया, तो क्या होगा, इसके साथ इतने वाटर मॉलिक्यूल लगे कि एक बड़ा आयन बन गया है और ये छोटा आयन बन गया। अब क्या होगा, दौड़ने की अगर स्पीड देखी जाए, दौड़ने की स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, दौड़ने की स्पीड हमेशा एक छोटे आयन की ज़्यादा होती है। तो सॉल्वेट होने के बाद छोटा कौन है, हाँ? छोटा कौन है, सोडियम का, जो पहले बड़ा था, तो छोटा है ये, तो ये बहुत जल्दी भागेगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ फटाफट भागेगा। जितनी देर में ये 10 भागेंगे उतनी देर में ये 5 हो सकता है भाग पाए। तो अब इसमें कंडक्शन इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा, इसी में ज़्यादा होगा। वैसी बात है, जो छोटा आयन है वो फटाफट मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इलेक्ट्रिसिटी इधर से लो भैया, इधर पहुंचाओ, इधर पहुंचाओ, इधर पहुंचाओ, और ये मोटा आदमी पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक, कहेगा भैया धीरे धीरे आ रहे हैं, रुको रुको रुको। तो ये सीन हो जाएगा इसके साथ, ये बड़ा हो गया है क्योंकि ये छोटा था पहले, इसका सॉल्वेशन बहुत हो गया, इसका सॉल्वेशन कम हो पाया, इसलिए आसानी से मूव कर पाएगा। तो शॉर्ट में ये हो गया कि साइज ऑफ आयन पे कैसे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, कि अगर आयन छोटा है तो उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा और वो कम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएगा, लेकिन जो आयन बड़ा है उसका सॉल्वेशन कम होगा और वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएगा। ठीक है, तो अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हो गया हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। सांद्रता अगर हिंदी में समझा जाए शॉर्ट समझने के लिए तो ये हो गया कि कितना गाढ़ा है सॉल्यूशन। आपको मालूम है अगर विलयन गाढ़ा होगा तो यहाँ से यहाँ जाने बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो अब कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो आयंस बहुत ज़्यादा हैं तो ज़्यादा नहीं, मतलब हैं लेकिन इतने नहीं हैं कि आराम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर पाए, इतनी भीड़ भाड़ होगी, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, कंडक्शन बहुत ही लो हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि अगर सांद्रता बहुत ज़्यादा है तो लो कंडक्टेंस, अगर लेस कॉन्सेंट्रेशन है मतलब हाई कंडक्टेंस। किस में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा,
जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब ये हो गया, मान लो ये सोल्यूशन है बहुत गाढ़ा है, नमक ज़्यादा है, पानी कम है, तो इसमें आयंस उतनी आसानी से फ्लो नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी में हम पानी और मिलाते चले जाएं, पानी और मिलाते चले जाएं, डाइल्यूट कर दें, तनु कर दें, तो ये पतला हो जाएगा। आयंस को आसानी से मूव करने में क्या कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मूव कर रहे हैं, मूव करेंगे तो कंडक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप पानी मिलाओगे, लेस कॉन्सेंट्रेशन, तनु विलयन क्या करेगा, कंडक्शन को हाई कर देगा, मतलब जो चालकत्व है, चालकता है, वो बढ़ा देगा। ठीक है, ये तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर क्या है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है आपको मालूम है, सेम चीज़ है। अगर मान लीजिए सॉल्यूट मतलब विलेय और विलायक इतने ज़्यादा आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं कि मूव ही नहीं कर पा रहा है जो आयन है, तो कोई फायदा है, बिल्कुल नहीं। या फिर जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, वो विलायक के मॉलिक्यूल में ही आपस में इतना जुड़ा हुआ है, इतना मजबूत है कि वो इसको मूव नहीं करने दे रहा है, विलेय को, आयन को। तो जब मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, इधर उधर जा ही नहीं पा रहा है, तो कहाँ से वो कंडक्शन करेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और जब टूट जाएंगे तो ये इससे फ्री हो जाएगा, ये इससे फ्री हो जाएगा, आराम से मूवमेंट होगा और आराम से कंडक्शन आपको मिलेगा। तो हाई टेम्परेचर, ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात हो रही है, मेटालिक में नहीं होता ऐसा। हाई टेम्परेचर, हाई कंडक्टेंस, जितना ज़्यादा तापमान आप बढ़ाओगे उतना ही कंडक्शन आपको बढ़िया मिलेगा। ठीक है, चौथी चीज़ हो गई। और एक फैक्टर और देख सकते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। जैसे आपने NaCl लिया तो NaCl तो विलेय है, किस में मिलाया, पानी मिलाया, तो पानी विलायक है। ठीक है, तो जिसमें मिला रहे हैं उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। कैसे, दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट, मतलब ध्रुवीय विलायक। कौन सा, ध्रुवीय विलायक। और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब अध्रुवीय विलायक। ठीक है, अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक जैसे हमारे पास वाटर है, तो जितना चीज़ों का कंडक्शन पानी में आसानी से होता है उतना नॉन पोलर, जैसे मान लीजिए पेट्रोल वगैरह हो गया या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी हैं, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, ये सब चीज़ें, इन सब में कंडक्शन उतना नहीं होगा क्योंकि आयंस ही नहीं बनेंगे, और आयंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आयन अगर नहीं होंगे तो कंडक्शन कोई मतलब नहीं, चाहे इतना बड़ा बैटरी लगा दो तुम, क्या मतलब है उससे। ठीक, तो ध्रुवीय विलायक जैसे पानी में अगर आप सोल्यूशन बना रहे हो तो उसमें कंडक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो अध्रुवीय विलायकों में आप सोल्यूशन बनाओगे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, मतलब वैद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघटनी सेल में करंट की अमाउंट, करंट की स्पीड वगैरह क्या होगी, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। अब आपको अगले लेक्चर में इसी से रिलेटेड जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, जो न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है, ये तो थ्योरेटिकल हो गया पूरा। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।